नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल के अध्याय 7 की। दोस्तों, भूगोल का अध्याय 7 जिसका शीर्षक है हमारा देश भारत। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है ना। यहाँ का जो भौगोलिक विस्तार है वो बहुत बड़ा है। और अगर हम दिशाओं की बात करें तो उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से यह घिरा हुआ है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। अब इससे पहले दोस्तों कि हम बात करें भारत के क्षेत्रफल की और बात करें भारत की स्थिति की, मैं चाहता हूं कि इस अध्याय के विषय में मैं आपको कुछ बेसिक जानकारियां पहले ही दे दूं, ताकि जब हम इस अध्याय को पढ़ें तो कोई भी विषय, कोई भी शब्द आपके लिए नया नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा मालूम होना चाहिए कि यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आप तैयार हैं? मुझे उम्मीद है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर मैं भारत की बात करूँ ना, तो भारत के उत्तर में हिमालय है और पश्चिम में है अरब सागर। देखिए, इस नक्शे को ध्यान से देखिए। मैं बात कर रहा हूँ भारत के उत्तर की यानी कि इस दिशा की, यहाँ पे। तो उत्तर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है हिमालय। अगर हम बात करें पश्चिम की तो यहाँ पर है अरब सागर। ये देखिए, अरब सागर आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ये देखिए, बंगाल की खाड़ी। इसके अलावा दक्षिण की अगर हम बात करें तो दक्षिण में है हिंद महासागर। ये देखिए, मैंने जो पहले आपको बताया, संभवतः बताने में मुझसे एक त्रुटि हो गई है। यह उत्तर है और यह है पश्चिम, यह है पूर्व और यह है दक्षिण। तो दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और उत्तर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हिमालय है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत की अगर क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो ये जो भारत है इसका पूरा क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब आप कहेंगे वर्ग किलोमीटर क्या होता है? देखिए, बहुत ही आसान है। मान लीजिए कि यह एक वर्ग है। यहाँ भी अगर हम इसकी लंबाई देखें तो 1 किलोमीटर है, यहाँ भी 1 किलोमीटर है, यहाँ भी 1 किलोमीटर है और यहाँ भी 1 किलोमीटर। इसे हम कहेंगे 1 वर्ग किलोमीटर। तो ऐसे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। इसके बाद में उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। कितना है? 3,214 किलोमीटर। मैं भारत के इस विस्तार की बात कर रहा हूँ, उत्तर से दक्षिण की ओर। कितना है? 3,214 किलोमीटर। इसके अलावा पूर्व में यानी कि यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में कच्छ तक जो इसका विस्तार है वो है दोस्तों 2,933 किलोमीटर। 2,933 किलोमीटर। तो ज़्यादा विस्तार किस तरफ दिखाई दे रहा है? उत्तर से दक्षिण की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर? ठीक है, अब देखिए, भारत दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप जानते हैं कि पृथ्वी के जिस आधे गोले के हिस्से में भारत है वह उत्तर की ओर होने की वजह से उस अर्धगोले को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। यह हम भूगोल के पिछले अध्याय में देख चुके हैं। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है। इस चित्र में आप देख सकते हैं दोस्तों, यह जो बीच में से आपको रेखा गुजरती हुई दिखाई दे रही है ना, यह कर्क रेखा है।
इसके विषय में मैंने आपको क्या बताया कि यह 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, 23 डिग्री 30 मिनट देश के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार की अगर हम बात देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच में है। यह भूगोल है, बिना मानचित्र के, बिना एटलस के समझ पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो हमें अपनी कल्पना शक्ति को और हमारी सारी इंद्रियों को एकाग्रचित रखने की महती आवश्यकता है। भूगोल के किसी भी अध्याय को समझने के लिए यह बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं जिस विस्तार की दोस्तों बात कर रहा हूँ ना, वो भारत के निचले हिस्से से यानी दक्षिण से लेकर ऊपर दिखाई देने वाला हिस्सा यानी कि उत्तरी हिस्से के बीच की बात कर रहा हूँ। मैंने क्या बताया, दक्षिण से यानी नीचे से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच में, 37 डिग्री 6 मिनट। और अगर पश्चिम से पूर्व की हम बात करें दोस्तों तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच में आता है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अगर हम बात करें भारत के पड़ोसी देशों की तो भारत देश अपनी सीमा 7 देशों के साथ में साझा करता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। आप देख सकते हैं, चीन, नेपाल, भूटान, है ना, बांग्लादेश, म्यांमार, इन 7 देशों के साथ में जो भारत है वह क्या कर रहा है, अपनी सीमा साझा कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत देश 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। राज्य का आधार मुख्य रूप से भाषाओं के आधार पर बना हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। फिर बात करेंगे अगर भारत के भौतिक विभाजन की तो हिमालय पर्वत की 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में इसे बांटा गया है। सबसे उत्तर की अगर हम बात करें तो इसमें जो श्रृंखला स्थित है दोस्तों वह बृहत हिमालय या हिमाद्री कहलाती है। इस श्रृंखला में सबसे ऊंची शिखर एवरेस्ट है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है और शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस अध्याय में हम जानेंगे। तो आइए अब हम इस अध्याय को देखना शुरू करते हैं। जो अभी मैंने आपको बताया वह एक आधारभूत समझ स्थापित करने के लिए बताया ताकि इस अध्याय को समझने में आपको किसी तरह की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। मैंने बताया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक के इसका विस्तार लगभग 3,200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2,900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ पर जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है और यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से भी अधिक हो गई है।
यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अब बात करते हैं भारत की स्थिति की, जो कि मैंने आपको अध्याय की शुरुआत में ही बता दी थी। एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के मध्य है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच में है। अगर हम विश्व को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? तो आप जानते हैं भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में होगी, है ना। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। मान लीजिए यह पृथ्वी है और हमने इसको बांट दिया है पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में, तो भारत की जो स्थिति है वो लगभग यहाँ पे होगी, जो कि पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इसी तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। फिर जिक्र आता है भारत के पड़ोसी देशों का, जिनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। ये 7 देश हैं, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? पाक जल संधि। बात करेंगे राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन की। तो दोस्तों, भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 29 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दोस्तों, इसमें एक अपडेट हुआ है ना। अब जो है भारत में राज्य की संख्या 29 नहीं है और ना ही केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 है। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। अब हम बात करेंगे भौतिक विभाजन की। इससे पहले कि हम भौतिक विभाजन को पढ़ें, हम जानते हैं कुछ अतिरिक्त जानकारी को। जैसे लिखा है जलोढ़ निक्षेप। ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी की बात करें तो एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है, इसे सहायक नदी कहा जाता है। यहाँ लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भौतिक विभाजन। दोस्तों, भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम धनालय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को
वृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ पर दोस्तों स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाने के लिए कहा जा रहा है। अगर मैं बात करूँ शिवालिक की, तो सबसे दक्षिण में स्थित यह श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान भी स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत में पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा दोस्तों बहुत ही कम है। अगर हम बात करें दोस्तों उत्तरी मैदानों की, तो उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका जो धरातल है वो काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला भी स्थित है, जो कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं दोस्तों। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी सक्रिय हैं। पूर्व तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। जानते हैं कि क्या आप जानते हैं? प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रवाल द्वीप। यह एक कविता है। जानते हैं? सुनामी। एक सवेरे पड़ी मनुष्य पर जलजले की काली छाया। सुनामी दानवी ने अपना प्रलयंकाली कहर ढाया। समुद्र में उठा आलोड़न, मीलों दूर फैला साया। प्रकृति के विनाश ने मानव को अपना ग्रास बनाया। विनाश का था विकराल आकार, चारों ओर मचा हाहाकार। कोई नहीं बच पाया उससे, भागे बचाने अपने प्राण। हिंद महासागर था रक्षक, अब बना हमारा भक्षक। सर्वत्र निकल गया मानव को, करके अस्तित्व नष्ट। उठे हजारों हाथ प्रतिक्षण, सहायता में पीड़ितों के। यह दिखाने सागर को कि हम वो हैं जो कदापि नहीं डरते। रात थी काली फिर भी आशा की किरणें चमकेंगी। फिर जिंदगी करवट बदलेगी, हृदय में खुशियाँ दमकेंगी। पंखुड़ी विद्या वेदनाथ स्वयं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनामी। यह सुनामी का एक चित्र दिखाया गया है। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था?
समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंगे है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह जो अध्याय है यह आपको समझ में आया होगा, यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।